हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। हाउ आर यू एवरीवन? हाउ इज़ एवरीवन? सब लोग ठीक हैं? सब लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ? ठीक है, आपके लिए ही मैंने ये लाइन इतनी अच्छी लगा यहाँ पे लगा रखी है। देखो, निराशा होती है, बहुत लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होगा, बहुत लोगों के क्वेश्चंस ही बहुत सारे समझ में नहीं आए होंगे, बहुत लोगों ने तैयारी की होगी और उनका अच्छा एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ होगा। ठीक है, तो सबके लिए ये मोटिवेशन कोट, और इसी कोट के बाद हम लोग अपने इस क्लासेस को फिर से रिज्यूम करेंगे और बढ़ेंगे आगे, और जल्दी से इस लेसन को कंप्लीट करना है और अपने सिलेबस को भी जल्दी से कंप्लीट करना है। तो बढ़ते हैं आगे। देखो कितनी अच्छी लाइन है, हर एक नई सुबह हम फिर से पैदा होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा ना हुआ हो, लास्ट डे अच्छा ना गया हो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है। जैसे 2020 के बारे में ही बात करें, ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए बहुत ख़राब जा रहा है, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा भी जा रहा है। ठीक है, जिनको कुछ नहीं करना है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको बहुत कुछ करना है उनके लिए बहुत ही ख़राब जा रहा है। लेकिन पेशेंस जो रखेगा, जो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखेगा, अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आएगा, वो कंफर्म है आगे अपने आप को रिटेन कर पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी ये लाइन बहुत बढ़िया देखो सूट कर रही है। हर एक नई सुबह हम फिर से पैदा होते हैं, हम आज क्या करते हैं यही मायने रखता है। आप प्रेजेंट डे में आप क्या थे, क्या किस तरह से पढ़ा आपने, किस तरह की प्रिपरेशन थी, आपने 2 ही घंटे पढ़े, नहीं पढ़ा, वो सब छोड़ दो। ठीक है, वो पास्ट था, आज से एक नई शुरुआत करनी है। आज हम क्या करते हैं, देखो आज अगर आप जो प्रेजेंट डे है आपका, अगर आपको लगता है कि आज आपके दिन में, आज आपने आपका जो दिन था उसमें उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, ठीक है, उसमें बहुत सारे आपने नए काम किए, कुछ नई चीज़ें सीखी, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि ये सोचना कि हमने कल क्या खोया था, बल्कि आज हमें क्या पाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ फिर से रिज्यूम करते हैं क्लासेस, क्योंकि बहुत एनर्जी चाहिए देखो पढ़ने के लिए। अगर अंदर से एंथुजियाज़म नहीं है, अगर हमारे अंदर ये डिज़ायर नहीं है कि हमें एक अच्छा रिज़ल्ट अपने पेरेंट को लाके दिखाना है, और उनकी जो मेहनत है, जो हमारे लिए उनका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नॉट इन द सेंस ऑफ मनी ओनली बट देयर फेथ आल्सो, वो अपने फेथ को भी हमारे लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनका एक ट्रस्ट है, एक फेथ होता है हमारे ऊपर, जैसे आपका ट्रस्ट होता है अपने टीचर के ऊपर, मेरे ऊपर। ठीक है, तो मेरी ड्यूटी है, ठीक है, मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करूं, जिससे आपका भी नाम रोशन हो, मेरा भी नाम रोशन हो, और आपके पेरेंट का भी आपके पीछे नाम रोशन हो। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी पेरेंट को उसके बच्चे से जाना जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल को आप अगर बोर्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आते हो, तो सोचो, बोला जाएगा कि ये नाम था और इनके फादर का नाम ये है। सोचो, तो बहुत बड़ी बात होती है, उस पेरेंट के लिए बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि वो अपने बच्चों की वजह से जाना जा रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने ये लाइन लगा रखी है। खूब ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ आगे बढ़ जाइए, फिर से एक नई शुरुआत करनी है और खूब अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखो प्रीवियस टॉपिक में मैंने यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपीरेशन के बाद मैंने जेनेटिक कोडॉन बता दिए थे। प्रीवियस वीडियोज़ आप ज़रूर देख लेना, उससे आप लिंकअप हो जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बढ़ना है आगे, और हम लोग जो है जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस सेशन में ट्रांसलेशन के बारे में बताया था, और ट्रांसलेशन को एक स्टोरी की तरह बताया था। ट्रांसलेशन से पहले मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए होते हैं 3 टाइप्स के, mRNA, tRNA और rRNA। एंड व्हाट इज़ देयर रोल, इनका रोल क्या होता है इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टीआरएनए का डायग्राम भी बहुत पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी में है, आपको पता है टीआरएनए का 2 टाइप के डायग्राम होते हैं। एक क्लोवर लीफ की तरह दिखता है अगर हम उसको वैसे देखें, लेकिन अगर हम 3 डायमेंशनल शेप में देखेंगे तो दैट विल लुक लाइक इज इन्वर्टेड एल, वो इन्वर्टेड एल की तरह दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये तीनों जो आरएनए होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं, mRNA, tRNA एंड rRNA, हाउ दे पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, हाउ दे हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस, दैट वी हैव डिस्कस्ड कि इन तीनों टाइप के आरएनए का क्या रोल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक स्टोरी की तरह पूरा ट्रांसलेशन बता दिया था, क्योंकि देखो कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ने जा रहे हो, तो अगर उसके बेसिक को नहीं समझ सकते हो,
अगर मैं भी आपको वही ट्रेडिशन की तरह पढ़ाने लगूं कि ये स्टेप हैं, ये होता है, तो आप केवल उसको रटोगे, ना कि उसको उस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, ठीक है, ना ही उसको एंजॉय करोगे। देखो जब भी आपको एंजॉय नहीं होता ना किसी भी चीज़ को पढ़ने में, तो वो बहुत देर तक हम रिटेन नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप एंजॉय करने लगते हो किसी चीज़ में, तो दैट विल बी आई थिंक ग्रेटफुल, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इसीलिए मेरा ये मेन एम रहता है कि आप पढ़ाई को, स्टडी को एंजॉय करिए। वो आपके लिए कोअर्सिव नहीं होना चाहिए कि आपके ऊपर थोप दिया, मैंने परसुएट कर दिया कि नहीं आपको बस मतलब रट लेना है, ऐसा नहीं है। ना मैंने अभी कभी ऐसा किया है, ना आपको भी ऐसा फोर्स करूँगा ऐसा करने के लिए। क्लियर है? तो यहाँ तक आपको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि व्हाट वी हैव स्टडीड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है कि व्हेन एवर द mRNA इज फॉर्म, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बन गया, mRNA पे कोडॉन्स लगे होते हैं। कोडॉन्स जैसे AUG है, UUU है, तो ये कोडॉन्स किसके बने होते हैं? नाइट्रोजनस बेस के बने होते हैं। आपको मैंने बताया था देयर आर 3 नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रेजेंट और 3 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन 1 कोडॉन। एक कोडॉन में कितने बेसिस होते हैं? 3, एंड 1 कोडॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 अमीनो एसिड। ठीक है, और आपको पता है प्रोटीन मतलब क्या? द चेन ऑफ अमीनो एसिड दैट इज बॉन्डेड बाई, दैट इज लिंक अप विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड। देखो स्लाइड में भी यही लिखा है, बॉन्ड्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एडजेसेंट अमीनो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन आर नोन एज कोवैलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड आपको पता है, आपने 11th में बायोमोलिक्यूल में पढ़ रखा है कि जो अमीनो एसिड्स होती है उसमें 4 ग्रुप होते हैं। एक R ग्रुप होता है, वेरिएबल होता है, एक H ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड एंड अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, दे फॉर्म व्हाट? विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। वही दोनों क्या बना लेते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कितने टाइप की अमीनो एसिड होती हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होती हैं एंड दे फॉर्म, मतलब दे डिफरेंटली जस्ट फॉर्म अ यूनिट। बहुत सारी यूनिट्स उनकी पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीन। वो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 20 अमीनो एसिड्स होती हैं इनको नॉन एसेंशियल। अब तुम कहोगे सर ये नॉन एसेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या क्या मतलब, जरूरी नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट है, बट वी डोंट टेक दीज अमीनो एसिड फ्रॉम द आउटसाइड। दीज अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर सेल। ये हमारी सेल के अंदर बनती हैं, इनको हम बाहर से मील के थ्रू नहीं लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन डीएनए पे डिपेंड करता है। जिस तरह के डीएनए होते हैं वैसे ही ये अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? लेकिन डीएनए आपको पता है डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो वो किसके थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है? mRNA। दैट्स वाई RNA वर्ल्ड जो है वो RNA की डोमिनेंसी है। अगर हम देखें तो डीएनए तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आरएनए की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वो डिक्टेट कर रहा है डीएनए, वो किसके थ्रू कर रहा है? दैट इज़ डिक्टेटिंग थ्रू द आरएनए। क्लियर है? तो इस तरह से आपने ये यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया कि आपने क्या पढ़ा था। मैंने आपको टाइप्स ऑफ आरएनए बता दिया था, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था ट्रांसलेशन का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रांसलेशन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी शादी वाली, ठीक है? जैसे कभी भी आपने ग्रुप मैरिज देखी होगी, तो ग्रुप मैरिज में बहुत सारे ब्राइड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रूम्स होते हैं, मतलब बहुत सारे दूल्हे होते हैं और दुल्हन होती हैं, ठीक है? और आपको पता है कि अगर आपने थोड़ा सा हिंदू मैथोलॉजी को जानते होगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो रिचुअल्स होते हैं, जो मैरिज के जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें 2 पंडित होते हैं, ठीक है? एक मतलब ब्राइड के साइड से आता है और एक ग्रूम के साइड से आता है, ठीक है? तो वही पंडित को जान लो, 2 पंडित हैं, वो क्या हैं? राइबोसोम्स हैं। और दोनों राइबोसोम 2 यूनिट होती हैं, आपको पता है राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज, ठीक है? उसके बाद जहाँ पे मैरिज हो रही है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें होनी है, वो क्या है? mRNA है। क्लियर है? और जो मतलब जो ब्राइड है, ठीक है, उसका किसके साथ बॉन्ड बनना है? ग्रूम के साथ। तो जान लो एक अमीनो एसिड को ब्राइड मान लो और दूसरे अमीनो एसिड को क्या मान लो? ग्रूम मान लो। और उन दोनों के बीच में मतलब बॉन्डिंग होनी है, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट होना है। तो वो कौन सा बॉन्ड हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई कि हाँ, जैसे हमने ग्रुप मैरिज या मैरिज देखी होगी, तो उसमें जो एक लड़का होता है, एक लड़की होते हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, उसी ओकेज़न को हम मैरिज बोलते हैं।
ठीक है, उस मैरिज के थ्रू दोनों एक दूसरे से लिंकअप हो जाते हैं। सेम एज यहाँ पे भी वही है। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन में खाना खाया था, अब हम चल रहे हैं शादी करवाने किसके बीच में, दो अमीनो एसिड के बीच में। एक अमीनो एसिड को कंसीडर कर लो ब्राइड है और दूसरे अमीनो एसिड को कंसीडर कर लो वो क्या है, ग्रूम है। अब देखो सबसे पहले तो ब्राइड को प्रिपेयर करना होगा ना, बिना ब्राइड प्रिपेयर किए क्या कभी ये बताओ कि मैरिज हो सकती है, नहीं हो सकती। अब ऐसा तो कोई है नहीं कि घर में बैठा है शॉर्ट्स में तो चलो भाई मैरिज कर लो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए वो प्रिपेयर होगी, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, लेकिन ब्राइड प्रिपेयर होगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, सबसे पहला जो पॉइंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब तुम कॉपी में ये मत लिख देना कि शादी मतलब कैसे होती है एक्सप्लेनेशन, मैंने केवल लिंकअप किया है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको रिलेट कर पाओ, आप लिंक कर पाओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। सबसे पहले अमीनो एसिड्स क्या होंगी, एक्टिवेट होंगी। अमीनो एसिड को मैंने किससे कंपेयर किया है, ब्राइड और ग्रूम से, मतलब वो दोनों तैयार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ब्राइड को लाने के लिए एक पर्टिकुलर या उसकी फ्रेंड्स होती हैं या उसकी मदर होती हैं, कोई भी मतलब जो उसके क्लोज होता है वो उसको लेके आते हैं, ठीक है। तो अगर अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया तो वो किसको जाके चार्ज कर देगा, मतलब किसके साथ जाएगा, वो टीआरएनए। मतलब टीआरएनए क्या कैरी करेगा, अमीनो एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। क्लियर है। और लास्ट स्टेप क्या होगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या होगा, दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड, मतलब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जो थर्ड स्टेप है ट्रांसलेशन को हम और क्या बुला सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। जो हेडिंग लिखी हुई है प्रोटीन सिंथेसिस, इसको आप क्या बुला सकते हो, ट्रांसलेशन। क्लियर है। चलो पहला स्टेप देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में क्या होगा कि अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगी। किस फॉर्म में होंगी, इनएक्टिव होंगी, ठीक है। दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। बिना चार्ज हुए, बिना टीआरएनए पे जाए हुए इनका प्रोटीन सिंथेसिस मतलब इनकी मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। तो दे कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन प्रोटीन सिंथेसिस। द एक्टिवेशन इज डन बाय, अब देखो एक्टिवेशन कैसे होगा, एटीपी से, ठीक है। जैसे मोटिवेशन से तैयार करके जो ब्राइड होती है वो प्रिपेयर हो जाती है, सेम एज जो अमीनो एसिड है उसको जब एटीपी मिल जाएगा, इज डन बाय एटीपी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो इज डन बाय एटीपी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिल एडिनिलेट, ठीक है। देखो जब भी अमीनो एसिड से क्या मिल गई, एटीपी मिल गया, तो क्या बन गया, अमीनो एसिल एडिनिलेट बन गया, ठीक है। और आपको पता है जब भी एटीपी मतलब एटीपी इन्वॉल्व होगी, तो जब एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कराएगी तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा उस बॉन्ड को बोलते हैं पायरोफॉस्फेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो और क्या बन जाएगा, पायरोफॉस्फेट। पी का फुल फॉर्म क्या हो गया, पायरोफॉस्फेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा बॉन्ड होता है जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो पायरोफॉस्फेट। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से पहला स्टेप समझ में आ गया कि अमीनो एसिड क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है। इस तरह से मॉलिकुलर कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता है, कंफर्म है ये तो, मैं एकदम 100% आपको एश्योर कर सकता हूँ कि इस तरह से मॉलिकुलर कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। क्लियर है। तो ये पहला स्टेप समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। एक्टिवेशन हो गया। नाउ द एक्टिवेशन, आफ्टर एक्टिवेशन द अमीनो एसिड विल अटैच टू द टीआरएनए। और याद रखना भाई ये थोड़ा ना कि अगर ग्रुप मैरिज हो रही है तो कोई भी ब्राइड किसी से भी जाके कहते चलो मुझे पहुंचा दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसकी अपनी खुद के रिलेटिव्स होंगे, उसकी खुद की फ्रेंड्स होंगी, उसकी खुद की मदर हो सकती हैं, उसके पास हो जाएगा ना, ठीक है। तो अमीनो एसिड को कैरी करने के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, मिथायोनिन। कौन सी अमीनो एसिड होती है, मिथायोनिन। तो मिथायोनिन को कौन कैरी करेगा, इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक है। और कोडॉन क्या होगा उस मिथायोनिन के लिए, AUG, ठीक है। मिथायोनिन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा कोडॉन जरूरी होता है, AUG, ठीक है। तो टीआरएनए को कैसे पता लगेगा कि उसको AUG मतलब मिथायोनिन को ही कैरी करना है, टीआरएनए पे एंटी कोडॉन लगे होते हैं। आपको मैंने स्ट्रक्चर में बता रखा है कि टीआरएनए के दो आर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक आर्म पे अमीनो एसिड आके अटैच हो जाती है और दूसरी आर्म पे एंटी कोडॉन्स लगे होते हैं। वही एंटी कोडॉन वो मैच करता है एमआरएनए से, जिससे भी वो एंटी कोडॉन मैच हो गया वो अमीनो एसिड को वहाँ पे क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। तो सेकंड स्टेप क्या है, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड विद टीआरएनए। किससे अटैच हो जाएगा, टीआरएनए से अटैच हो जाएगा। अमीनो एसिड गेट अटैच विद इट स्पेसिफिक टीआरएनए। याद रखना हमेशा स्पेसिफिक टीआरएनए होंगे, उसी से अटैच होंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। कौन सा एंजाइम यहाँ पे हेल्प करेगा, अमीनो एसिल ट्रांसफरेज आरएनए सिंथेज। अमीनो एसिल,
ठीक है, ACL होगा, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, ACYL, ठीक है, ACYL। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA सिंथेटेज। बहुत इजी है, अमीनो एसिड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, RNA सिंथेटेज, और कौन सिंथेसाइज कर रहा है, RNA सिंथेटेज। तो ये देखो ये पूरा क्या हो गया, अमीनो एसिड, वो कॉम्प्लेक्स था, अभी आपने पढ़ा था ना पीछे, अमीनो एसिलेशन, और ये tRNA है, इसके साथ रिएक्ट करके देखो क्या बना ले रहा है, अमीनो एसिड ट्रांसफर tRNA सिंथेस, ठीक है। तो इस तरह से सिंथेटेज बन गया, और ये AMP अलग हो गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट अलग हो गया, ये जाके फिर से ATP बना लेगा। क्लियर है। तो इस तरह से दो स्टेप समझ में आ गए। पहला स्टेप क्या हुआ, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, और दूसरा स्टेप क्या हुआ, दैट इज चार्जिंग ऑफ tRNA। इसको हम चार्जिंग ऑफ tRNA बुला सकते हैं, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड किससे जाके अटैच हो जाएगी, tRNA से जाके अटैच हो जाएगी। क्लियर है। अब देखो अमीनो एसिड तो जाने के लिए तैयार हो गई, मतलब ब्राइट तैयार हो गई, ठीक है। अब देखो जहाँ पे मैरिज हो रही है वो साइट क्या है, mRNA, ये mRNA लगा हुआ है, ठीक है। mRNA पे आपको पता है क्या लगे होंगे, कोडॉन्स लगे होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कोडॉन्स लगे होंगे। कोडॉन्स के बारे में पहले से आप क्लियर हो कि कोडॉन्स क्या होते हैं। mRNA की पोलरिटी क्या है, प्राइम क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद रखना हमेशा mRNA जो होगा उसकी जो प्राइम होगी, मतलब उसका जो मोइटी होगी वो 5' टू 3' होगी, ठीक है। अब आप इस डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम के थ्रू समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पंडित जी बैठे हैं, ठीक है, जो मैंने स्टोरी बताई है एकदम उसी से कोरिलेट करो। पंडित जी बैठे हैं, जहाँ से एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मैरिज स्टार्ट होती है, वहाँ पे फ्लैग लगा होता है कि यहीं से मैरिज स्टार्ट होगी, यहीं पे होगी। ऐसे ही जान लो mRNA पे एक कोडॉन लगा होगा जिसका नाम क्या है, AUG। AUG को क्या बुलाते हैं, स्टार्ट कोडॉन। आपने पढ़ रखा है स्टार्ट कोडॉन और इनिशिएटर कोडॉन। जहाँ पे भी AUG लगा होगा वहीं पे जाके जो स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम होगी वो जाके अटैच हो जाएगी। क्लियर है। mRNA पे जो इनिशिएटर कोडॉन लगा होगा दैट इज AUG, वहाँ पे कौन जाके अटैच हो जाएगा, दैट इज स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम विल अटैच ऑन द एट द AUG साइट ऑफ द mRNA, वहाँ पे अटैच हो गया। क्लियर है। मतलब छोटे पंडित जी आके वहाँ पे बैठ गए। अब कौन आएगा, ब्राइड आएगी। ब्राइड को कौन लेके आ रहा है, उसकी फ्रेंड, उसकी मदर। मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड आ रही है, अमीनो एसिड को कौन लेके आ रहा है, tRNA लेके आ रहा है, ठीक है। अब देखो tRNA कौन सी अमीनो एसिड लेके आएगा, मिथायोनिन। याद रखना इनिशिएटर जो कोडॉन होता है AUG, उसकी वजह से अगर इनिशिएटर कोडॉन AUG प्रेजेंट है तो कौन सा अमीनो एसिड वहाँ पे आना चाहिए, मिथायोनिन, MET शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा होगा MET। क्लियर है। कौन लेके आ रहा है, tRNA लेके आ रहा है, ठीक है। tRNA देखो लाके इसने अमीनो एसिड को यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आके अटैच हो गई। क्लियर है। तो सबसे पहले स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम बाइंड हो गई AUG पे, उसी AUG पे tRNA। अब tRNA को कैसे पता कि मिथायोनिन ही डिलीवर करनी है, अगर mRNA पे AUG लगा है, ठीक है, तो tRNA पे कौन सा कोडॉन लगा होगा, UAC। याद रखना ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि कभी कभी एंटी कोडॉन पूछता है, कोडॉन ये है तो बताओ इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, tRNA पे कौन सा एंटी कोडॉन लगा होगा। तो आपको पता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री रूल, जहाँ पे A होगा वहाँ पे U, जहाँ पे U होगा वहाँ पे A, जहाँ पे G होगा वहाँ पे C। तो देख सकते हो tRNA पे कौन सा एंटी कोडॉन लगा है, UAC। और इसको जहाँ से UAC AUG से अटैच हो जाएगी, मतलब है कि यहाँ पे कौन सी अमीनो एसिड आनी है, मिथायोनिन, मतलब MET। क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि किस तरह से जो है जो अमीनो एसिड है वो किस तरह से आके कहाँ पे अटैच हो गई, AUG साइट पे। क्लियर है। सबसे पहले स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम आके अटैच हो गई AUG पे, उसके बाद इनिशिएटर tRNA कौन सी अमीनो एसिड लेके आ रहा है, मिथायोनिन, ठीक है। मिथायोनिन को tRNA यहाँ पे अटैच हो गया मिथायोनिन के साथ। अब ये देखो कौन आ रहे हैं, बड़े वाले पंडित जी। देखो बड़ी साइट है ना, लार्ज यूनिट, ये आके बैठ गए। अब ये जब बैठ गए तो 3 साइट होती है, ये साइट होती है P साइट, जहाँ पे पहली वाली tRNA जो है वो अटैच है उसको बोलते हैं P साइट, इधर जो खाली है इसको बोलते हैं A साइट, और इधर जो एम्प्टी है उसको बोलते हैं एग्जिट साइट। P साइट मतलब यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, पेप्टाइडल सिंथेसिस यहीं पे होगा, अमीनो एसिड यहाँ पे नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगी, और E साइट मतलब एग्जिट साइट, यहाँ से अमीनो एसिड मतलब tRNA निकल जाएगा।
टीआरएनए क्या लेके आएगा, अमीनो एसिड लेके आएगा। अमीनो एसिड जब यहाँ डिलीवर कर देगा तो टीआरएनए चला जाएगा ना, उसका काम हो गया। तो टीआरएनए क्या हो जाएगा, एग्जिट साइट से रिलीज हो जाएगा। तो पहला स्टेप समझ में आया, इनिशिएशन समझ में आया। इनिशिएशन में सबसे पहले मैंने क्या बताया, एमआरएनए है। एमआरएनए की पोलरिटी क्या है, 5' to 3'। एमआरएनए पे कौन सा कोडॉन इंपॉर्टेंट है, AUG, इनिशिएटर कोडॉन। जहाँ पे भी इनिशिएटर कोडॉन लगा होगा, देयर द स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम विल अटैच, राइबोसोम अटैच हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, AUG पे। उसी AUG पे टीआरएनए कौन सी अमीनो एसिड लेके आएगा, मिथायोनिन, और टीआरएनए वहीं पे अटैच हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद कौन आएगा, लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम आके वहाँ पे अटैच हो जाएगा। और लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम पे 3 साइट है, एक P साइट, A साइट और E साइट। तो P साइट पे पहली वाली अमीनो एसिड आके टीआरएनए के साथ अटैच हो चुकी है। A साइट अभी एम्प्टी है, E साइट भी एम्प्टी है क्योंकि अभी वो एग्जिट नहीं हुआ है। क्लियर है। तो ये स्टेप कौन सा हो गया, इनिशिएशन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा इनिशिएशन बहुत अच्छे से। क्लियर। अभी मैरिज हुई नहीं है, अभी केवल ब्राइड आई है। ठीक। अब देखो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ठीक है, अगर याद हो पाए तो बहुत अच्छा है, याद ना हो पाए तो कोई बात नहीं, तब भी अच्छा है। क्लियर है। तो इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज एकम्पलिश्ड विद द हेल्प ऑफ द इनिशिएटर फैक्टर। देखो इनिशिएटर फैक्टर याद करना बहुत ईजी है, IF का फुल फॉर्म क्या हो गया, इनिशिएटर फैक्टर। 3 इनिशिएटर फैक्टर होते हैं प्रोकैरियोट्स में। आपको पहले ही पता है प्रोकैरियोट्स थोड़ा सा बेचारा टाइप का है, इसीलिए उसको सारी चीज़ें उसके पास कम होती हैं। ठीक है, एक तो डीएनए की लेंथ कम है, दूसरा उसके पास आरएनए पॉलीमरेज एक ही है, और इनिशिएटर फैक्टर भी कितने हैं, 3। तो IF का फुल फॉर्म क्या हो गया, इनिशिएटर फैक्टर 1, इनिशिएटर फैक्टर 2 और इनिशिएटर फैक्टर 3। क्लियर है। तो इस तरह से 3 इनिशिएटर फैक्टर होते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोटिक में 9 होते हैं। यूकैरियोट क्योंकि बड़ा है तो उसमें कितने फैक्टर होते हैं, इनिशिएटर फैक्टर 9 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो E मतलब स्मॉल e मतलब क्या हो गया, यूकैरियोटिक। I मतलब क्या हो गया, इनिशिएटर फैक्टर। तो EF 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 ये तो 3 होते ही होते हैं। उसके बाद जो 4 आएगा तो आपको 4 के साथ A लिखना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद 4 के साथ A, 4 के साथ B, 4 के साथ C, 4 के साथ D। समझ में, ABCD यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मतलब जो 3 फैक्टर हैं EIF1, EIF2, EIF3, और उसके बाद जो 4 बोलोगे ना तो 4 के साथ A, 4 के साथ B, 4 के साथ C, 4 के साथ D, और लास्ट वाला जो आएगा वो 5 और 6। तो कोई नीड नहीं है याद करने की, क्योंकि एक्स्ट्रा मुझे दिखा इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आएगा, घबराना नहीं कि इतना भी हमें याद करना पड़ेगा। क्लियर है। द राइबोसोम बाइंड, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम बाइंड टू एमआरएनए एट द विच कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन याद रखना, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर टीआरएनए। वो हमेशा कौन रिकॉग्नाइज करेगा, इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए स्पेसिफिक होता है, ठीक है, और वो हमेशा AUG को आइडेंटिफाई कर लेता है और वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म्स टीआरएनए डिलीवर होता जाता है। टीआरएनए क्या डिलीवर करता है, अमीनो एसिड। कहाँ पे डिलीवर करेगा, राइबोसोम पे। लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड एट द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे स्मॉल यूनिट राइबोसोम की प्रेजेंट है, उस पर एक इनिशिएटर टीआरएनए आ चुका है और उसी पे लार्ज सब यूनिट भी आके बाइंड हो जाएगी। इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और इसमें 2 साइट होती है, A साइट और P साइट। एक साइट और होती है, मैंने आपको बताया था ना, एग्जिट साइट। 2 साइट होगी, A साइट और P साइट। P साइट पे सबसे पहले ही अमीनो एसिड आ चुकी है, टीआरएनए लेके आ चुका है। A साइट पे दूसरी अमीनो एसिड आएगी। द फर्स्ट साइट इज P साइट, याद रखना, बीच वाली जो है वो फर्स्ट साइट है, दैट इज P साइट। और पेप्टाइडल साइट, जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन चलता रहेगा, विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई द टीआरएनए मेट। मेट का मतलब मेथायोनिन, मतलब इनिशिएटर टीआरएनए। द सेकेंड साइट इज A, वो इधर होगी, सेकेंड साइट उसकी एडजेसेंट होगी। और अमीनो एसिड साइट विच इज़ पोजिशनड ओवर द सेकेंड कोडॉन, जो सेकेंड कोडॉन पे वेट करेगा। यार मतलब ग्रूम आ जाए, ब्राइड तो पहले से आके बैठी है, अब ग्रूम आएगा, दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेशनशिप क्रिएट होगा, मतलब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो इलोंगेशन में क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले P साइड पे तो कौन सा कोडॉन आके लगा हुआ है, इनिशिएटर कोडॉन पे AUG पे टीआरएनए आके बाइंड हो चुका है। कौन सी अमीनो एसिड के साथ, मिथायोनिन। अब ये देखो ये जो है, ये कौन सी साइट है, A साइट। A साइट पे देखो दूसरी अमीनो एसिड आ गई, वैलिन। ठीक है, जो इसके लिए भी कोई टीआरएनए होगा जो वैलिन को लाके यहाँ पे आके बैठ गया।
समझ में आया? तो ये कौन हो गया, ये दुल्हन हो गई, और ये कौन हो गया, दूल्हा हो गया। दोनों आके बैठ गए, और ये बड़े पंडित जी हैं और ये छोटे पंडित जी हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स बना के लिए हैं। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच में क्या बन गया, देखो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है, जो सबसे पहले मेट थी मिथायोनिन थी, और अब नेक्स्ट क्या आई, वेलिन। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अब ये वाली टीआरएनए क्या हो गया, इसका टीआरएनए का काम खत्म। मतलब जो ग्रूम को लेके आई थी, ठीक है, जो ब्राइड को लेके आई थी, उनका काम खत्म। उन्होंने बोला तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म। तो जब काम खत्म तो इधर से निकल जाएंगी, एग्जिट। जो टीआरएनए होगा, जो मिथायोनिन लेके आया था, वो एग्जिट साइड से बाहर हो जाएगा। क्लियर है, निकल जाएगा। ठीक है, और ये इस तरह से बाहर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर से इधर शिफ्ट हो गया। मतलब जो मिथायोनिन और वेलिन बनी थी वो पी साइड पे आ गई। फिर देखो एक और आ रही है, मतलब एक और अमीनो एसिड आ रही है, दुल्हन नहीं आ रही है, अमीनो एसिड आ रही है। ठीक है, वो यहाँ पे ए साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा कि टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा एंटीकोडॉन से, अमीनो एसिड को लेके बैठ जाएगा, दोनों अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और एक तरफ से टीआरएनए एग्जिट करता चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम, इलॉन्गेशन। इसको देख लो एक बार, इलॉन्गेशन। द राइबोसोम प्रोसीड्स, अब राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, राइबोसोम की जो पहली साइट है पी साइड, वो तो एयूजी पे थी। दूसरी साइड जो ए है वो सेकंड कोडॉन पे है, आगे के कोडॉन पे है। वहाँ पे जब टीआरएनए आ जाएगा तो राइबोसोम फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा, और एग्जिट से जो पहला वाला जो टीआरएनए था, इनिशिएटर टीआरएनए, वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो कॉम्प्लेक्स बना था ए वाले पे, वो पी पे आ जाएगा। तो इस तरह से शिफ्टिंग चल रही है। ठीक है, जैसे अगर कई सारे स्टूडेंट आके बैठे रहते हैं, तो एक स्टूडेंट आता है तो कहता है तुम उधर शिफ्ट हो, तो जो उसमें साइड वाला होता है ना, वो बाहर की तरफ निकलता चला जाता है। समझ में आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा। तो इलॉन्गेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलॉन्गेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड linked to tRNA sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair। कैसे पता लगेगा कि कौन सा एंटी कोडॉन कहाँ पे लगेगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर पे डिपेंड करेगा। अभी मैंने आपको AUG और UAC वाला एग्जाम्पल लेके क्लियर कर दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर विद द tRNA एंटी कोडॉन। द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम द कोडॉन टू कोडॉन। अब जो राइबोसोम है वो कोडॉन से कोडॉन जाएगा। ग्रुप मैरिज है ना, बहुत सारी मैरिजेस करेंगे, मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड को बाइंड करेंगे। तो राइबोसोम मूव्स फ्रॉम द कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द एमआरएनए। अमीनो एसिड्स आर एडेड, और अमीनो एसिड क्या हो रही हैं, ऐड होती चली जा रही हैं, ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। और उनके बीच में कौन सी बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड। और आपको पता है जब अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जा रहा है तो क्या बन रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन, और उसी को हम क्या बुलाते हैं, प्रोटीन चेन बुलाते हैं। समझ में आ गया होगा इलॉन्गेशन। द एंजाइम प्रोटीन सिंथेटेज, ये थोड़ा सा फिर से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ये प्रोटीन लिखा हुआ है, करेक्ट कर लेना। एंजाइम प्रोटीन सिंथेटेज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। और वो किसको कैटालाइज करता है, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटालाइज करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड और अमीनो ग्रुप ऑफ द अनदर अमीनो एसिड। आफ्टर 30 कोडॉन, लगभग अप्रॉक्सीमेटली, भाई पंडित जी लोग हैं, थक भी तो जाएंगे, 30-40 मैरिज कराने के बाद कहेंगे रुको अभी हम कुछ खावा के आते हैं। ऐसे यहाँ पे भी होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ब्राइड ऐसे आ जाती है जिनके लिए ग्रूम नहीं आए हैं, तो वहीं पे वो प्रोसेस रुक जाता है, वहीं पे वो प्रोसेस इंटरप्ट हो जाता है, रुक जाता है। क्लियर है। तो आफ्टर 30 कोडॉन्स, 30 कोडॉन का लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये माना गया है कि जब 30 कोडॉन्स का ट्रांसलेशन हो जाता है तो वहाँ पे ट्रांसलेशन रुक जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, टर्मिनेशन पे। पहले डायग्राम पे समझ लो, टर्मिनेशन देखो कैसे हो रहा है। आपको इलॉन्गेशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से अमीनो एसिड आती जा रही है और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जा रहा है, देख सकते हो। अब देखो जैसे ही कोई स्टॉप कोडॉन आएगा, आपको पता है ना 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, मैंने आपको ट्रिक भी याद कराई है, यू आओ आओ, यू आओ गाओ और यू गाओ आओ, यू आओ आओ, यू आओ गाओ और यू गाओ आओ। तो UGA, UAA, UAG, तो इस तरह से 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन। ये तीनों स्टॉप कोडॉन में से कोई भी स्टॉप कोडॉन ए साइड पे आ गया, याद रखना कौन सी साइड पे आ गया, ए साइड पे, तो उसके लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं, कोई अमीनो एसिड ही नहीं है। समझ में आया। तो यहाँ पे एक फैक्टर आके बाइंड हो जाता है जिसका नाम है रिलीज फैक्टर। अब आपको पता है ना रिलीज फैक्टर क्या करेगा, रिलीज कर देगा। रिलीज फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड होगा तो कहेगा यार ये तो गलत बात है, दूल्हे को आना था, रिलीज फैक्टर आ गया, बस यहीं पे सारा प्रोसेस रुक जाएगा। मतलब जो प्रोटीन चेन है वो सेपरेट हो जाएगी,
ठीक है, जो राइबोसोम्स हैं वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे और mRNA भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस तरह से सेपरेशन हो जाएगा और इसी स्टेप को क्या बुलाते हैं, टर्मिनेशन। लेकिन काम की चीज़ क्या है, प्रोटीन मिल गई, मतलब पेप्टाइड चेन की यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से समझा दिया कि टर्मिनेशन भी क्या होता है। देखो, टर्मिनेशन अकर्स व्हेन अ नॉनसेंस कोडॉन, कौन सा कोडॉन, नॉनसेंस कोडॉन रीच एट द ए साइड, क्योंकि ए साइड पे ही अमीनो एसिड आती रहती है। अब कोई नॉनसेंस कोडॉन पे जैसे ही वो पहुंचेगा वहाँ पे कोई अमीनो एसिड आएगी नहीं। कौन सा फैक्टर आके बाइंड हो जाएगा, रिलीज फैक्टर, बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा, मतलब कंप्लीट कर देगा। अब ट्रांसलेशन खत्म और पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक शादी वाली स्टोरी भी बता के आपको क्लियर कर दिया, जिससे आपको एंजॉय आ जाए, मतलब आप एंजॉय करने लोगों ट्रांसलेशन को पढ़ने में। नहीं तो ट्रांसलेशन तो बहुत लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट टॉपिक है ये दैट। अब देखो, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता। अब जिनके पास थोड़ा सा भी, मतलब बहुत कम लोगों के बारे में, बहुत कम लोग इस बारे में सोच पाएंगे, लेकिन अभी आपको सब लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिनको पहले से ही समझ में आ गया होगा। देखो, जहाँ पे AUG लगा है वहीं से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो रहा है। AUG के पहले भी तो बहुत सारे कोडॉन्स हैं, है कि नहीं है, बताओ, होंगे कि नहीं? यस, होंगे। AUG के पहले भी तो कोडॉन्स हैं, तो AUG के जो पहले कोडॉन हैं उनका ट्रांसलेशन तो हुआ नहीं, तो उनको बोलते हैं UTRs। UTRs का फुल फॉर्म क्या हो गया, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, अब देखो और भी अनट्रांसलेटेड रीजन होंगे, कहाँ पे, स्टॉप कोडॉन के बाद, स्टार्ट कोडॉन के पहले और स्टॉप कोडॉन के बाद बहुत सारे ऐसे कोडॉन्स थे जिनका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया। क्यों? क्योंकि या तो वो स्टार्ट कोडॉन के पहले प्रेजेंट थे और या तो स्टॉप कोडॉन के बाद में प्रेजेंट थे। तो ऐसे रीजन को बोलते हैं UTRs। UTRs का फुल फॉर्म क्या हो गया, अनट्रांसलेटेड रीजन। तो अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाई स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, ये फिर से स्पेलिंग मिस्टेक, आज बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो कंसीडर कर लेना, कोई बात नहीं, कोडॉन। ठीक है, बाई स्टार्ट कोडॉन AUG एंड द स्टॉप कोडॉन। आपको पता है 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, एंड mRNA आल्सो हैज़ सम एडिशनल सीक्वेंसेज। इसका मतलब है mRNA में कुछ और भी सीक्वेंसेज होते हैं दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड इन वन गो, उसका ट्रांसलेशन अभी तक नहीं हुआ। उनको क्या बुलाते हैं हम, अनट्रांसलेटेड रीजन्स बुलाते हैं। तो अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTRs आर प्रेजेंट एट द बोथ साइड, 5' साइड पे भी होंगे और 3' साइड पे भी होंगे। 5' में कहाँ होंगे, बिफोर द AUG, और 3' पे कहाँ होंगे, आफ्टर द स्टॉप कोडॉन, आफ्टर द नॉनसेंस कोडॉन। तो इस तरह से उनको UTRs बुलाते हैं। उनका ट्रांसलेशन ऐसा नहीं कि नहीं होता, दे रिक्वायर अ वेरी एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। उनका ट्रांसलेशन होता है, लेकिन उनका बाद में होता है, एक एफिशिएंट प्रोसेस के थ्रू होता है, उनका भी ट्रांसलेशन होता है। क्लियर है? तो इस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस बड़ा टॉपिक था, कंप्लीट कर लिया हम लोग ने आज बहुत अच्छे से, और ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये 3 टॉपिक इस लेसन में और बचे हैं, जिनको हम नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, टफ नहीं लग रहा होगा। अगर आप मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़ रहे हो तो प्रीवियस वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना, उससे लिंकअप आप हो जाओगे। और आज की वीडियो में ट्रांसलेशन हमने कंप्लीट कर दिया। कल मैं आपको 3D टूर पे लेके चलूँगा। ठीक है, 3D टूर के लिए सब लोग तैयार हो जाना, सब लोग अच्छे से पढ़ लेना, जिससे आपको 3D में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो भी चीज़ें सर ने बताई वो सारी कुछ हमको एकदम क्लियर हो गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन हियर एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और कन्फर्म आ रहा है। ये तो मुझे पता है कि तो आएगा तो हाई है कन्फर्म। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखोगे तो कन्फर्म है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन एंड होप सो दैट यू आर डूइंग, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। बोर्ड के लिए आप गियर अप हो जाइए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। अब जल्दी से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन की तरफ चलेंगे और फिर सैम्पल पेपर को भी डिस्कस करेंगे।